नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम 5 का पंच में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर आज दूसरे दिन अहम सुनवाई हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि वक्फ संपत्तियों की वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव केंद्र सरकार या बोर्ड की तरफ से नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा था ताकि सरकार एक संक्षिप्त जवाब दाखिल कर सके, और जवाब दाखिल करने के लिए तुषार मेहता ने कहा था कि सरकार को थोड़ा वक्त चाहिए, 7 दिन का वक्त मांगा। उन्होंने कोर्ट से यह भी भरोसा दिलाया कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड और परिषदों में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी। जो कोर्ट ने कहा उस आदेश का पालन पूरी तरह से होगा। इसके साथ ही वक्फ संपत्तियों को लेकर किसी तरह की अधिसूचना या बदलाव की प्रक्रिया भी लागू नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी और उसमें केवल 5 प्रमुख जो बड़ी याचिकाकर्ता हैं उनको ही कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी जाएगी। अन्य याचिकाओं को या तो आवेदन के रूप में लिया जाएगा या फिर उन्हें निपटा दिया जाएगा। इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से साफ किया गया कि जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता तब तक वक्फ एक्ट के किसी भी प्रावधान को लागू नहीं किया जाएगा। अब देखना यह होगा कि 5 मई को अगली सुनवाई में क्या कुछ मोड़ निकल कर आता है। कल अपनी अपनी दलीलें दी गई। आज सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट में दूसरा दिन था। आज भी केंद्र सरकार की तरफ से, याचिकाकर्ताओं की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी गई। कोर्ट ने फैसला सुनाया। जो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल आए, उन्होंने कहा कि हमें जवाब देने के लिए जो कोर्ट ने जवाब मांगा उसके लिए 7 दिन का वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने आपको 7 दिन का वक्त दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से यह भी कहा कि जो केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा उसके बाद आपको 5 दिन का वक्त मिलेगा। याचिकाकर्ता उस सरकार के जवाब को लेकर अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। अब देखना यह है कि सरकार की तरफ से क्या जवाब रखा जाता है और फिर याचिकाकर्ता क्या कुछ कहते हैं। तो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दूसरा दिन था। लंबे समय से वक्फ संपत्तियों को लेकर धार्मिक यूज हो रहा है। ये एससी में पहले दिन क्या कुछ हुआ, ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि पहले दिन की कार्रवाई में क्या कुछ हुआ था और आज दूसरे दिन क्या हुआ। पहले दिन की तरफ से याचिकाकर्ताओं की तरफ से तर्क रखे गए, सरकार की तरफ से अपना तर्क रखा गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या कुछ कहा वो भी ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो आज की कार्रवाई हुई वो कार्रवाई काफी महत्वपूर्ण थी। सरकार ने 7 दिन का वक्त मांगा। सरकार की तरफ से जो वकील थे, सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का वक्त दिया। साथ ही ये भी कहा कि जो भी कानून है वक्फ बोर्ड को लेकर उसकी यथास्थिति बनी रहेगी, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। परिषद में किसी मेंबर को जब्त रखा नहीं जा सकता। संपत्तियों को लेकर कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता। यथास्थिति बनी रहेगी। 7 दिन के बाद फिर कुछ सरकार की तरफ से इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। हालांकि इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के दोनों के अपने ये तर्क हैं कि उनके पक्ष में आज की कार्रवाई हुई, दोनों लोग अपना अपना फैसला सुना रहे थे। अब इस मामले को लेकर आप कानूनी पहलू को भी और बारीकी से सुनिए। क्या कुछ कहना है सुप्रीम कोर्ट के वकील का, उसको जानते हैं। स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। दूसरा बात जो माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ व यूजर है जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं उसको गवर्नमेंट डी नोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डी नोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है। और अगली तारीख तक भारत सरकार को अपना जवाब और उनको जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो देने होंगे और उसके बाद उनको रिज्वाइंडर का जो पिटिशनर्स है उनको मौका दिया गया है। साथ ही साथ जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी अपना रिस्पॉन्स देंगे
और ये कहा गया कि अगली तारीख पर सुनवाई इस पूरे मामले की जारी होगी। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो रेस्पोंडेंट्स यानी कि भारत सरकार ने कहा कि हम डे टू डे सुनवाई के लिए तैयार हैं। आप पूरे मामले को, चूंकि यह पार्लियामेंट का कानून है, पार्लियामेंट के कानून को आप इस तरह से स्टे नहीं कर सकते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बात को माना है और उन्होंने संशोधन को स्टे नहीं किया है। सिर्फ उन्होंने उनके 2 पॉइंट पे सॉलिसिटर जनरल के बात को रिकॉर्ड पे लेकर के और अगली तारीख 5 मई मुकर्रर कर दिया है और 5 मई से इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी। चलिए 5 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी। सरकार ने 7 दिन का वक्त दिया कि सरकार इस 7 दिन के अंदर अपना जवाब दे सकती है और याचिकाकर्ताओं को कहा कि जब सरकार जवाब देगी उसके बाद से आपको 5 दिन का वक्त मिलेगा। 5 दिन में सरकार जो जवाब देती है उस जवाब में आपको जवाब देना कि आप क्या कुछ कहना चाहते हैं जवाब को लेकर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने को कहा। इस पर बातचीत करने के लिए 4 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके। बीएन झा भारतीय जनता पार्टी के नेता, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस नेता, मोहम्मद उस्मान जी हैं मुस्लिम स्कॉलर, सरोज यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीएन झा साहब, किस तरह से आज की सुनवाई को लेकर आप देख रहे हैं? देखिए, किसी को भी न्यायालय जाने का डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में कोई भी न्यायालय जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कहीं भी जा सकता है। कानून हमेशा हमारे देश के संसद द्वारा बनाया जाता है और कानून का पालन न्यायालय से होता है। क्योंकि डेमोक्रेसी है और हम भारतीय जनता पार्टी के आदमी हमेशा राष्ट्र प्रेमी पार्टी है, हमेशा से डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। न्यायालय अपनी काम कर रही है, न्यायालय जो निर्णय देगी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकारती है। न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय अगर कभी भी कोई भी न्यायालय जाता तो न्यायालय के काम है सुनना, वो सुन रही है, डेफिनेटली सुनेगी। नहीं तो न्यायिक प्रक्रिया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे हनन हो जाएगा। वो नहीं हो रही है, सुनवाई हो रही है और जो न्याय के रूप में होगा वही होगा। किसी का जमीन बिना उसके सुरुचि का दान में नहीं दिया जाएगा और उसको दान में दिया जाएगा जो माफिया लोग हैं। बीएन झा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन के लिए स्टे लगा दिया। किसी तरह का परिषद में या संपत्ति में कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकते। इसको मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हमारी बड़ी कामयाबी है। आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए, मैंने क्या कहा कि सर्वोच्च न्यायालय, सपोज कीजिए मैं आपके पास जाता हूँ किसी काम के लिए कि ये काम कर दो, आप कानूनी जानकार है, तो आप बिना पढ़े तो निर्णय नहीं लेंगे ना। आप कहेंगे ठीक है 2 दिन का टाइम। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी वही कहा, 7 दिन का टाइम दिया, 7 दिन तक कुछ नहीं करेंगे, 7 दिन में केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल जवाब देंगे जो कहा है। अब सुप्रीम कोर्ट कोई जाए और सुप्रीम कोर्ट कहे कि नहीं जी हम तुम्हारी बात नहीं सुने, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ ना। वो देश के सबसे सम्मानित न्यायालय है, तो वहां कोई गए तो उनकी बात सुनी जाएगी। अब केंद्र सरकार के द्वारा जवाब दी जाएगी और जवाब के बाद देखिए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी किसी के पक्ष में कुछ नहीं आया। अगर ये कोई कहता तो ये बचपना होगा। बीएन झा साहब, आपको क्या लग रहा है, आज दूसरा दिन सुनवाई का था कि क्या कुछ पहलुओं पर रोक लगा सकती सुप्रीम कोर्ट या संसद के जो कानून है उस पूरे कानून को हरी झंडी दिखा दी जाएगी? आपको पता होगा कि 2019 से पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक कानून SC/ST कानून में परिवर्तन लाया था होगा, जिसमें कि यही कांग्रेस के लोग बहुत ज्यादा दंगा फसाद सब कुछ किए थे। फिर भाजपा सरकार थी, भाजपा सरकार ने ऑर्डिनेंस लाके और उस पर रोक लगाया संसद के द्वारा। हमको नहीं भूलना चाहिए कि संसद के द्वारा जो कानून बनता है, यही सुप्रीम कोर्ट कहती है कि संसद से कानून बनाया जाता है, उसी कानून पे न्यायालय काम करती है। तो संसद ने कानून बनाया है, अब डेफिनेटली न्यायालय जाने का सबको, भाई सब डेमोक्रेसी है, जा सकते हैं, स्वतंत्र हैं, जा सकते हैं। संदीप त्रिपाठी जी कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए। संदीप त्रिपाठी जी, स्टे नहीं लगा, एक मिनट, अभी स्टे नहीं लगा। कोई जो कहता है स्टे लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया। अब टाइम ऐसा थोड़ी करेगा कि कल ही दे दो, 7 दिन का टाइम दिया, 7 दिन में जवाब दिया जाएगा। इसके बाद चलिए इस बात को मैं भी कई बार कह चुका हूं, आप भी कह दिया, मैं आगे बढ़ता हूं। संदीप त्रिपाठी साहब, किस तरह से आपने 2 दिन की कार्रवाई को देखा? आज 7 दिन का स्टे, किसकी जीत? क्योंकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि इसमें हमारी जीत, मुस्लिम कह रहा है कि
जो अभी तक का सुप्रीम कोर्ट का रवैया रहा, उसको लेकर हमें लग रहा कि यहाँ न्याय मिलेगा। अभी तो कार्रवाई चल रही है, इसमें ना तो किसी की हार कह सकते, ना ही किसी की जीत कह सकते। सुप्रीम कोर्ट भी इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। संदीप त्रिपाठी साहब। आसिफ भाई, पहली बात तो एक मेरी घोर आपत्ति है इस बात पे, ये भी आपने कहा कि हिंदू पक्ष कह रहा है और मुस्लिम पक्ष कह रहा है। ये मसला जो है हमारे मुस्लिम भाइयों और सरकार के बीच का है। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल चाहती है कि इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम करके बनाए हुए, वो उनकी अल्टीमेटली जो करना चाहते हैं उनका उद्देश्य ही है हिंदू मुस्लिम करके। अब रही बात जो है बीएन झा साहब ने कहा कि इसमें जीत और हार दो तरीके से होती है। एक नैतिक जीत होती है और एक जो हमें कागज के रूप में मिलता है सर्टिफिकेट या डिग्री, वो होती है। आज भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया और उनकी नैतिक हार हुई है, लेकिन चुट्टे और बेशर्मों की तरीके से ये इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि ये सदैव संविधान आपकी संसद में हार हुई थी। बीएन झा साहब, बीएन झा साहब, बीएन झा साहब, एक मिनट। बीएन झा साहब, जब आप बात रख रहे थे तो सारे पैनल में लोग जुड़े हैं, वो आराम से सुन रहे थे। और मेरी जो भी पैनल से लोग जुड़े हैं, मैं रोज दरख्वास्त करता हूं जिसकी बारी आए वो अपना बोले। अगर किसी को कोई आपत्ति नोट करे, जब नंबर आए तो फिर अपनी बात रखें। संदीप जी बात पूरी करिए। धन्यवाद आसिफ। नहीं, इसमें जीत क्या है? जीत क्या है इसमें जो आज हुआ है? हम बता रहे हैं बिल्कुल, जो मुद्दे हम संसद में रेस किए, जिसको इन्होंने बहुमत के आधार पर कुचल दिया, उस जनभावना को, उस 20 करोड़ आबादी के लोगों की भावनाओं को नहीं समझा इन्होंने। विपक्ष जो कि जनता की आवाज होता है, उसको इन्होंने बहुमत के आधार पर कुचलने का काम किया। हमारे पास दो ही रास्ते थे, एक सड़क का और एक कोर्ट का। हम कोर्ट भी गए हैं और सड़क का भी रास्ता अख्तियार लोग कर रहे हैं। बात अभी इसमें है कि हम जो पॉइंट रेस कर रहे थे संसद में, उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने रेस किया कि आप कैसे किसी धार्मिक ट्रस्ट में या बोर्ड में उसके अलावा दूसरे समुदाय के व्यक्ति को रख सकते हैं। कोर्ट ने पूछा क्या आप ये कल गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी में आप मुस्लिम को रखेंगे क्या? वैष्णो देवी ट्रस्ट में क्या आप मुस्लिम को रखेंगे क्या? उसका जवाब नहीं था। अब रही बात, इन्होंने कहा कि हमने 7 दिन का जवाब मांगा, समय मांगा, हमको मिला। सॉलिसिटर जनरल महोदय को ये पता था कि रिट भी दाखिल हुई है, ये भी पता था कि रिट में क्या है, लेकिन ये भागने का काम कई मामलों में आप देखिए तुषार मेहता जी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। वो भागेंगे, 7 दिन बाद कहेंगे कि नहीं अभी हम नहीं दाखिल कर पा रहे हैं, अभी हमको और समय चाहिए। लेकिन एक साल तक इन्होंने टाइम घसीटने का काम किया है। लेकिन संदीप त्रिपाठी जी, कोर्ट ने कल ये भी तो कहा, जो कोर्ट के आप हवाला दे रहे हैं, कोर्ट ने ये भी तो कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर रोक लगा दें तो हम रोक लगाने नहीं जा रहे हैं, ये भी तो बोला। नहीं, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल उन्होंने मुख्यतः 3 चीजों पर रोक लगाई। कब तक के लिए? जब तक इसकी सुनवाई मैं आ रहा हूँ या कोई अंतरिम आदेश नहीं आ जाता। 3 चीजें क्या क्या है सर? एक, आप जो है बोर्ड में जो स्ट्रक्चर है, चाहे वह केंद्रीय वक्फ बोर्ड का हो चाहे राज्य का बोर्ड, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जो आपने किया था कि 22 मेंबर में से 12 जो है हिंदू हो सकते हैं या गैर मुस्लिम हो सकते हैं, जो है 11 के बोर्ड में 7 गैर जो है मुस्लिम हो सकते हैं, जो राज्यों में आपने किया था, उस पर उसने स्पष्ट रोक लगाई। वक्फ बाय यूजर, उस पे उसने रोक लगाई, इस पे आप कोई कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि कोई अंतरिम आदेश कोर्ट की तरफ से नहीं आ जाता है। और एक जो है एक विषय पर मुझे याद नहीं आ रहा, एक विषय मुख्यतः 3 विषयों पर उसने रोक लगाई। एक बोर्ड में किसी मेंबर को नहीं रख सकते, हो गया? नहीं, जो इन्होंने अभी परिवर्तन किया 2025 में, जिसमें इन्होंने कहा कि हम जो है केंद्रीय वक्फ बोर्ड में डीएम के दखल पर रोक लगाई है, डीएम के दखल पर। हाँ सॉरी, हाँ डीएम का, बिल्कुल
एक डीएम जो है उसमें कोई जो है वो सर्वे तो कर सकता है, लेकिन उसपे कोई आदेश नहीं जारी कर सकता या उसके जो है मूल स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर जब सकता। तक धन्यवाद अभिजीत ने याद नहीं, ये दिलाया। कोर्ट में तो अक्सर ऐसा होता है कि मामले को लेकर अगर सुनवाई हो रही तो कोर्ट यथास्थिति बनाए रखने को बोल देता है, तो यथास्थिति बनाए रखने को कोर्ट ने बोल आते दिया। हैं, उस पर भी आते हैं आसिफ भाई, आते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी का दरबार नहीं है। अगर वहां पर जो है अगर किसी रिट में कुछ नहीं रहता है तो रिट खारिज हो जाती है। ये साहब बीएन झा को नहीं पता होगा, इसलिए कि ये कुपड़ों की पार्टी है सर। यहाँ पढ़े लिखे चलिए पार्टी के लिए दोबारा आऊंगा। बीएन झा साहब एक मिनट में आपसे जवाब दूंगा। संदीप त्रिपाठी जी हो गया, संदीप त्रिपाठी, बीएन झा साहब एक मिनट में आ रहा हूँ। मैं मेरे पास और मेहमान जुड़े, मेरे साथ और मेहमान जुड़े। मोहम्मद उस्मान साहब, मैं एक मिनट, नहीं बीएन झा साहब मैं आऊंगा। बीएन झा साहब प्लीज, बीएन झा साहब देखिए, आप संदीप त्रिपाठी जी आप ऐसी बात कहते ना, फिर मोहम्मद के हिंदुओं की वर्षी कुचल दिया था, तब कहाँ थे आप? तब कहाँ थे आप जब बीएन झा साहब मैं आपके पास आऊंगा। बीएन झा साहब और मेहमान बैठे, मैं और मेहमान बैठे हैं। एक मिनट बीएन झा साहब संदीप त्रिपाठी जी एक मिनट, मैं डिबेट को खराब मत करिए प्लीज, मेरी आप दोनों से दरख्वास्त है। बीएन झा साहब, संदीप त्रिपाठी जी एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। मोहम्मद उस्मान साहब, देखिए बोल कौन रहा है। मोहम्मद उस्मान साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं दोनों दिन की कार्रवाई? मेरी हाथ जोड़ के दरख्वास्त है कि डिबेट को खराब ना करें, जिससे पूछे सवाल वही जवाब दे, आपस में आवाज टकराएगी, दर्शकों की समझ में आना चाहिए। मोहम्मद उस्मान साहब, आज के फैसले का ताल्लुक है, मैं सबसे पहले तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा कि उसने हमारे देश में एक विवादित संशोधन को लेकर जो आग फैल रही थी उस पर रोक लगाने का काम किया है। मैं 100 बार, हजारों बार सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा। दूसरा, देखो हमारा जो देश है लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ तो यहाँ कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों की अलग अलग भूमिका है और उसमें एक दूसरे का अतिक्रमण नहीं करना है, लेकिन तीनों का तालमेल इस तरह से रखा गया है कि हर हालत में कोई एक अपने आप को तानाशाह न समझ ले। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, हमारी वर्तमान सत्ता, क्योंकि वो तीसरी बार सरकार में आई है, तीसरी बार सत्ता में आई है, तो कहीं ना कहीं उसे इस बात का मद हो गया है कि हम कुछ भी करें, हमारी हर बात ठीक है, हमें अब सामने वालों की कोई बात नहीं माननी है। और केवल एक यही मामला नहीं है, इससे पहले भी बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी इस वर्तमान सत्ता को समझाने का काम किया है, उसे हिदायत देने का काम किया है, उसके कई मामले गलत बताए हैं। लेकिन मेरा मंशा यहाँ मोहम्मद उस्मान साहब, सुप्रीम कोर्ट से पार्टी को गिराना, सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा उसको आप मानेंगे? बताना चाहूंगा और एक बड़ी खास बात बताना चाहूंगा। मेरा मंशा केवल और केवल इतना भर है कि हम इस फैसले का स्वागत करें, अगर कहीं आग लगी है तो उसे रोकने का काम करें। दूसरा, ये जो बहस होती है तो बहस में अक्सर मुद्दों का या बहस का कोई नतीजा नहीं निकलता है। एक तर्क देता है, दूसरा उसे कुतर्क बता देता है, दूसरा कुतर्क देता है, वो उससे सहमत नहीं होता है और अंतिम तौर पर केवल यही होता है कि मैं तुम्हारी ना मानूं, तुम मेरी मत मानो और फासला बढ़ जाता है। मैं इससे हटकर इस बहस को केवल इस तक सीमित रखना चाहूंगा कि इसमें अब तक जो कल बहस हुई सुप्रीम कोर्ट के सामने और आज बहस हुई, और उस बहस के बदले जिन मुद्दों पर कोर्ट ने सहमति व्यक्त की और जिन मुद्दों पर जवाब सरकार से मांगा गया है, यकीनन वो मुद्दे वही है जो जेपीसी में विपक्षी सदस्यों ने रखे। अब जेपीसी ने 12 से ज्यादा संशोधन कबूल किए, लेकिन विपक्षियों का एक भी संशोधन नहीं माना। राज्यसभा में बहस हुई, लोकसभा में बहस हुई, जितने भी संशोधन रखने की बात हुई, जितने इस बिल में विरोधाभास बताने की बात की गई, समस्या बताने की बात की गई, उन पर गौर फिक्र नहीं किया गया। तो इससे जाहिर ये होता है कि इस सत्ता का मोहम्मद उस्मान साहब, मेरा सवाल ये, मोहम्मद उस्मान साहब, मोहम्मद उस्मान साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या इस तरह का काम जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा, ऐसे बिल लाए, ऐसे संशोधन, मोहम्मद उस्मान साहब, सुप्रीम कोर्ट का किसी छोटे कोर्ट की भी जरूरत न पड़े, लोग उसके बारे में आम सहमत हो और उसकी बात मान लिया करें, कहीं विरोध की नौबत ही ना आए। मोहम्मद उस्मान साहब, मेरा सवाल यह कि क्या जो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा इस बेंच का, वो फैसला आपको मान्य होगा? उसके बाद तो विरोध प्रदर्शन खत्म, सहमति वाली बात तो नहीं? फिर
बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। नहीं मानना चाहिए, नहीं मानेंगे क्या? बिल्कुल माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम लोगों ने पहले भी माना है और मैं तो कहूंगा सारे देशवासी माने। और जो पहले से ये चैलेंज कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ भी फैसला दे हम नहीं मानेंगे, ये गलत है। अब मोहम्मद उस्मान साहब, जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में बाहर, तो किसी तरह का धरना प्रदर्शन ये सब नहीं होना चाहिए फिर तो। हाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। हाँ अगर कहीं भी है तो वो इसको समाप्त कर दे। मैं अपील करता हूँ यहाँ से, संदीप त्रिपाठी जी, मैं आपके पास मैं आऊंगा, कुछ बात रखनी है, मैं अभी आपके पास आऊंगा। चलिए आप 10 सेकंड में रखिए, फिर उसके बाद सरोज यादव जी के पास जाऊंगा। रखिए 10 सेकंड। देखिए अंतर क्या है अभी समझ में आ गया। हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर है उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आरएसएस को गुंडों का वो संगठन है जो राम मंदिर का मुकदमा कोर्ट में चलते हुए ये दंगा करते थे। ये दंगाई लोग पूरे देश में दंगा करने का काम किया, इनको कोर्ट पर विश्वास नहीं था सर। ये तब कहते थे कि हम कोर्ट को नहीं मानते हैं, हम संसद में आएंगे, कानून बनाकर मंदिर बनाएंगे। अरे दलालो, अरे नहीं संदीप त्रिपाठी ऐसे शब्द का इस्तेमाल, संदीप त्रिपाठी जी, ना संदीप त्रिपाठी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए प्लीज। कांग्रेस पार्टी की सभ्यता और संस्कार यही है। नहीं हम खंडन करते हैं। संदीप त्रिपाठी ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करिए। संदीप त्रिपाठी जी प्लीज। कांग्रेस का संस्कार सिखाएंगे हमको, कांग्रेस का संस्कार ही है, सरोज जी मैं आ रहा हूँ। कांग्रेस में कांग्रेस आज दर्जन की ठोकर नहीं खाते। कांग्रेस आज दर्जन जो कि छाती पर चढ़कर राजनीति करते हैं, विचारों की राजनीति करते हैं, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं। अमेरिका से पैसा लेके गांधी परिवार के आंदोलन नहीं करते। चलिए आप संदीप त्रिपाठी जी, बीएन झा साहब, संदीप त्रिपाठी जी, बीएन झा साहब, आप दोनों लोग मुद्दे को भटका रहे हैं। आप दोनों लोग पार्टी के हिसाब से मुद्दे को भटका रहे हैं, अपनी तरफ लेके जा रहे हैं। सरोज यादव जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं 2 दिन की कार्रवाई को लेकर। आप क्या कहेंगे? क्या समाजवादी पार्टी अब तक की कार्रवाई से या सुनवाई से संतुष्ट है? देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बिल लाकर कहीं ना कहीं मराठी को परेशान करने का जो काम किया था, जिस तरह, और हम लोग एक तरह से इनका ये परिश्रम है, इनकी मेहनत है कि जो कोर्ट ने इनके दर्द को सुना और 7 दिन के लिए टाला है। लेकिन ये 7 दिन का नहीं, हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट इस बिल को पास नहीं करेगी, क्योंकि अगर इस बिल को पास कर देगी तो कहीं ना कहीं केवल मस्जिद ही नहीं, गुरुद्वारा है, चर्च है, मंदिर है, जो भी जमीनें हैं, चाहे वो मतलब मंदिरों की जो जमीन, फिर बाद में उस पर भी हमला होगा। तो कहीं ना कहीं आज जो हुआ है, जो टाला गया है, वो बहुत ही कोर्ट का सराहनीय कार्य है। और हम लोग की ये उम्मीद है। लेकिन सरोज यादव जी, इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि इस मामले को टाल दी। देखिए अभी स्टे लगा दिया, यथास्थिति बनी हुई है, किसी तरह का बदलाव नहीं हो सकता 7 दिन तक के लिए, ताकि सरकार अपना पक्ष ना रख ले और उसके बाद उस पक्ष पे वो कार्रवाई ना करे, सुनवाई ना करे। इसमें जीत हार है नहीं। सरकार जो है, सरकार केवल भटकाने का और इधर उधर कार्य कर रही है। बाकी सरकार जो है कभी हिंसा की ओर बढ़ावा दे रही, जिस तरह से वक्फ बिल लाया था वो हिंसा की ओर तो कर रही थी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसको टाला है तो सरकार से जवाब मांगा है। जब सरकार जवाब देगी तभी तो विपक्ष उसका प्रत्युत्तर जाएगा। लेकिन सरकार जब जवाब देगी तो ना, अभी तो हो सकता है सरकार उसके लिए और समय मांगे कि हमारा भी अभी वो कोरम ही नहीं पूरा है। नहीं तो आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार इस मामले को लेकर पूरी तरह से तैयार नहीं है और वक्त नहीं, मांगेंगे? पूरी तरह तैयार नहीं, क्योंकि सरकार का इसमें कहीं ना कहीं वो नुकसान समझ रही है, इसलिए इसको अब सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाकर इसको लंबा घसीटने का काम करेगी। और सरकार डर गई है, समझ गई है, इसलिए वो ज्यादा इसको अब आगे नहीं बढ़ाने की कोशिश करेगी। बीएन झा साहब जी, आप क्या जवाब देंगे जो सरोज यादव जी कह रही हैं? देखिए, ना सरकार डरी है और ना किसी की जीत हुई। मैं पहले भी कहा था, ना किसी की हार हुई। सर्वोच्च न्यायालय कोई भी जा सकते हैं और बार बार जाते हैं।
ऐसा नहीं है नहीं जाते हैं। हम कभी भी किसी भी चीज को दबाते नहीं है। हम 1991 के वर्षित एक्ट जिसमें कि कांग्रेस सरकार ने ऐसा कर दिया कि भाई 1947 में जो मंदिर मस्जिद जो भी था 1991 से पहले वो मंदिर मस्जिद वहीं रहेगा, उसमें बदलाव नहीं होगा। वो इसलिए किया था कि राम मंदिर जो बनना था अयोध्या में वो नहीं बने, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से एक विशेष समुदाय का समर्थन करती आई है, विशेष समुदाय को समर्थन देते हुए आए। और सरोज जी जो कह रहे हैं कि ये मंदिर पे भी आएगा मस्जिद, ये मंदिर मस्जिद की सिर्फ बात नहीं है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जमीन है वो भी क्या ये बताइए, वक्फ बोर्ड मतलब मस्जिद तोड़ने के लिए कोई नहीं कहा। इस कानून में मस्जिद तोड़ने या किसी भी हमारे भावनाओं पे चोट पहुंचाने के लिए नहीं कहा। इस कानून के थ्रू सिर्फ एक बात आती है कि जो जमीन पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट, सारा जमीन आप मतलब किसी दूसरे का जमीन आप बिना पूछे उससे दान में दे दीजिए। ये क्या कानून हुआ भाई? ये क्या कानून है कि किसी का जमीन आप दान में दे देंगे? ये कानून नहीं चलेगा। जिसका विरोध हुआ ऐसा और नहीं है, ऐसा पार्लियामेंट नहीं में है। कानून बना है, पार्लियामेंट में कानून बना। ये डबल इंजन की सरकार 10 साल लगातार से रही है, तब ये कहाँ थे? तब वक्फ की जमीनों पर नजर क्यों नहीं? और ये वक्फ की जमीन अब इसी भारतीय जनता पार्टी के पीरियड से ही बढ़ता गया है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी संदीप जी कुछ कह रहा है, एक मिनट। ये भाई देखिए डबल इंजन की सरकार सही से अध्ययन करे। 10 साल से हम इन्हीं गड्ढों को भरते हुए आए, जितने गड्ढे थे सबको भरते हुए आए। कांग्रेस चाहती हमेशा और विपक्षी संदीप त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं, एक मिनट। कांग्रेस बीजेपी पर नहीं जाना, हमें जो वक्फ बोर्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है सिर्फ उस पर चर्चा करना। संदीप जी कुछ कह रहे हैं। अगर भारतीय ये झा साहब, सरोज यादव जी, एक मिनट। सरोज यादव हिंदू को अगर लड़ाने की कोशिश करता है तो वो विपक्षी दल करता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भारत में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी रहते हैं, और अगर वो राष्ट्र प्रेम है तो हमारा दिल का धड़कन है, वो देश का धड़कन है। चलिए बीएन झा साहब हो गया, बीएन झा साहब हो गया, अब रुकिए। सरोज जी रुकिए, अब संदीप जी कुछ कह रहे हैं। संदीप त्रिपाठी जी 20 सेकंड में बात अपनी पूरी करना। देखिए सर, ये गुमराह करने वाले लोग हैं, इनको पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड क्या है, कब आया, कब संशोधन हुआ। हमने बताया अभी एक शब्द कहा आपको पढ़े, तो दिक्कत वहीं पर आ जाती है जब आप पढ़ते लिखते नहीं। तो इसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता आपने ही लोग पढ़ लिया ना, इसीलिए संसार का मौका। शांति से सुना ना सर, बीएन झा साहब तो बताइए। आप संदीप जी आप शब्दों का ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि सामने वाला बैठे ही ना खामोश। संदीप साहब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं आप? नहीं सर, बात ये नहीं, आपको पढ़ा सर, अगर हमने ऐसे शब्द बोली जो आपके बारे में बोले तो आप भी खामोशी से सुन ले उसको। ऐसे शब्द बोलिए। हम तो सामने सुना सर, हमको खूब बोलिए, हम सुनेंगे। संदीप त्रिपाठी सुनने वाले लोग हैं सर। संदीप त्रिपाठी, हम तो सर इनका झूठ सर, ये इनका झूठ सुनते चले आ रहे हैं इतने वर्षों से। क्या जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा जी के बारे में मुस्लिम है तो क्या है, कितना चलाया। छोड़िए ना, वक्फ बिल को लेकर, कानून को लेकर बात करते हैं। थोड़ा सा आप भी सब्र रखिए। बीएन झा साहब आप भी थोड़ा सब्र रखिए। लोकतंत्र में एक बात कही जाती है सर कि जिस भी लोकतांत्रिक देश के बारे में, जिस भी देश का अल्पसंख्यक खुश होगा वो देश तरक्की करेगा और उसको समृद्ध माना जाता है। इस सिद्धांत को भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। वो चाहती है कि जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं उनको हम दोयम दर्जे का, जैसे हिटलर था उसकी सोच थी कि यहूदियों भाई को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखे, वैसे सेम सोच भारतीय जनता पार्टी। नहीं, ऐसा क्यों मानते हैं आप? तो ये नहीं चल पाएगी। क्यों मानते हैं ऐसा? जी क्यों मानते हैं? यही बिल्कुल, ये मैं बता रहा हूं क्यों मैं मानता हूं। जब इस देश में गाय के नाम पर लोगों की हत्या हो जाती है, लोगों को पीट पीट कर मार दिया जाता है, तब हमको लगता है कि ये इनकी सोच है। हमको ये लगता है कि 240 सांसद में इनके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है, जिसकी आबादी 20 करोड़ है, जिसमें लगभग 20% आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। तब हमको ये लगता है आप देश को बांटने की काम करते, बांटते नहीं है। हम मुस्लिम, हिंदू और सिख ईसाई नहीं देखते हैं। बीएन झा साहब
अभी जवाब दूंगा मोदी आपसे। जी बताते हैं पसमानदा आप को एक न्याय मिनट कहेंगे, कैसे एक मिनट जा दूंगा रहा मैं है? आपको। पसमानदा को न्याय अच्छे दोगे संक्षिप्त पुलिया बात करके अरे भाई साहब, हमने बात आपके चौकी तरफ बात नहीं है। बोला। बनाइए ना मुस्लिम गुजराती अध्यक्ष। पंडित 420 को बोला यशस्वी प्रधानमंत्री ने तो कह दिया, पसमानदा को आप न्याय बनाइए देगा। राष्ट्रीय अरे अपनी अध्यक्ष बीवी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम को, तब समझेंगे कि ताकत है उसमें। बनाइए राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम को, बनाइए राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम को। अरे हमारे यहाँ रहे हैं ताकि मेरा कहाँ रहे हैं? कहाँ रहे हैं? फर्जी की बात करते हो भारत के अध्यक्ष आपके बिल्कुल रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे, और रहे हैं। अबुल कलाम आजाद जी देश के पहले शिक्षा मंत्री किसने बनाया? तुमने बनाया। छीन ले रहे हो जो शाहनवाज हुसैन इतना बड़ा नेता, राजनीति खत्म कर दी। मुख्तार अब्बास नकवी राजनीति खत्म कर दी। बात कर रहे हो, चलो मुस्लिम के बाद खत्म होती है नहीं, नेता है आसिफ भाई ये नहीं चाहते हैं कि बात है। तो सर अभी आपने पूछा कि ऐसा आपको क्यों लगता है, मैंने 2 वजह बताई, उसके बाद और मैं बताता हूँ। जब इस देश में लगातार सर एक बात ये बड़े जोर शोर से कहते हैं कि हम आवाज दे रहे हैं तो क्या मुस्लिम भाइयों को नहीं मिल रहा है, क्या हम अनाज दे रहे हैं तो क्या नहीं मिल रहा है, क्या इनकी सोच वही समझ में आ जाती है कि जब ये मुस्लिम भाइयों का विकास वक्त से कराएंगे, वक्त की संपत्तियों से कराएंगे, और हिंदू भाइयों को फिर कहिए कि आप मंदिर से विकास करिए। सरकार की किसलिए होती है? आप कह रहे हो कि मुस्लिम भाइयों का विकास, वो चौथी पास गुजराती पंडा फ्राड जाके हरियाणा में अभी क्या बोला? अभी बोलता है वो कि मुस्लिम भाई पिछले पंचायत बना रहे हैं क्योंकि वक्त का यूज सही से इस कांग्रेस ने नहीं किया। अरे दल्लू भाई, तू ये बता कि मंदिर जो आज हमारे दलित भाई है, जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको मंदिर में हिस्सेदारी क्यों नहीं देते हो? अगर आप ये कहते हो कि धार्मिक संस्थाओं से जो है समाज का विकास हो सकता है, तो राम मंदिर के ट्रस्ट में आपने कितने 80 लोगों को रखा है? आप क्यों नहीं बनाते उसका जो है मंदिर में राम मंदिर में पूजा किए, उसका अर्थ कहाँ था उस समय? तब आप लोगों ने उस पर सवाल की औलाद ये पंडित भी है जिनको लगता है कि इनकी बात की बपौती है धर्म, यही सोच है। चलो मोहम्मद उस्मान साहब कुछ कह रहे थे, एक मिनट। मोहम्मद उस्मान साहब, मोहम्मद उस्मान, एक मिनट, मोहम्मद उस्मान साहब कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद ये निरर्थक बहस है जिसकी तरफ मैं नहीं जाना चाहता। असल चीज ये है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता की हैसियत से या बहस करने की हैसियत से यहाँ पर बैठे हैं, मोहम्मद उस्मान साहब, उनसे एक अनुरोध करना चाहूंगा। मैं उन्हें सत्ता का हिस्सेदार मान रहा हूं, सत्ता का प्रतिनिधि मान रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दे उठे हैं वो मुद्दे वही है जो जेपीसी में उठे, राज्यसभा में उठे, लोकसभा में उठे। उन मुद्दों पर क्या स्टैंड है उस वक्त भी सफाई न दी गई। हम तो चाहते हैं सरकार 7 दिन में अपने उसमें बाद में प्रस्तुत करे। वो पहले भ्रम दूर करने के लिए उन पर अपनी सफाई प्रस्तुत करे। क्या हम इस तरह से चाहते हैं? हमारा मंशा यह है जब तक इन चीजों पर सफाई नहीं होगी तब तक शांति नहीं बनेगी। झा साहब उन मुद्दों पर सफाई दे। झा साहब, लेकिन मोहम्मद उस्मान साहब, सरकार की तरफ से वकील ने कहा कि 40 लाख लोगों के सुझाव लिए गए, इस पे 38 से ज्यादा बैठकें हुई, काफी मंथन हुआ, इससे विचार हुआ, उसके बाद संसद में रखा, लोकसभा में बहस हुई, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में बहस हुई, उसके बाद पास हुआ। ऐसे एकदम नहीं बना सरकार का। लेकिन उन्होंने उसे उजागर करके दिखाए। उन्होंने यह आंकड़ा नहीं बताया कितने लोगों ने उसका समर्थन किया है। ये इस आंकड़ों को भी उजागर करके दिखा दे, उन सबको पब्लिश करके दिखा दे क्या सुझाव मिले थे। पब्लिक का कोई सुझाव उन्होंने नहीं लिया है और ना ही ये बात बताई है। ये केवल एक ढकोसला रहा है सरकार का, इसीलिए सरकार से गैर यकीनी रही है। वो मोहम्मद उस्मान साहब, लेकिन सरकार अपना स्टैंड अपनी तरफ से दिखाती है। सरकार का ये कहना है मुसलमानों का, कमजोरों का हित करना चाहती हूँ, लेकिन जब वो प्रतिनिधित्व ही नहीं देती तो उसका यह कहना बेमानी है। मोहम्मद उस्मान साहब बचाने की बात कर रहे हैं। सरकार का ये कहना, सरकार का कहना है हमारे लिए एक तरफ बच्ची झोपड़ी में से अपनी किताबें लेकर भाग रही है। सरकार कितनी संवेदनहीन हो गई है। ना ही राज्य सरकार ने, ना ही केंद्र सरकार ने उस घटना का संज्ञान लिया।
झोपड़ी ढाई जा रही है और बच्ची अपनी किताबें बचा रही है। तो ये अगर कहीं ऐसे दावेदार है तो ऐसी चीजों को देखें, तो क्योंकि ये संवेदनहीन हमारी सत्ता हो गई है, निरंकुशता की तरफ जा रही है। मोहम्मद उस्मान साहब, सत्ता में आ गई है। मोहम्मद उस्मान साहब, दो सवाल मेरे आपसे है। मोहम्मद उस्मान साहब, मोहम्मद उस्मान साहब, दो सवाल आप, मोहम्मद उस्मान साहब, दो सवाल मेरे आपसे है। एक बार झान साहब, दो सवाल आपसे। पहली चीज कि वक्फ बोर्ड की जमीन को लेकर जो गरीब मुस्लिम है उनका क्या अभी तक भला हुआ? दूसरा सवाल यह कि सरकार का कहना है कि कुछ लोग वक्फ बोर्ड की जमीन को कुछ माफिया लोग गलत इस्तेमाल कर रहा है, हमें उसको रोकना है, और जो गरीब लोग हैं, वंचित मुसलमान हैं, जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनके भले के लिए हम कानून लेकर आ रहे हैं। देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है इस कानून में। और सबसे पहले तो मैं ये बात दूर कर दूं, जो वक्फ की जमीन है इसमें एक उद्देश्य ये भी है कि गरीबों का भला हो, लेकिन जहां तक सबसे ज्यादा जायदादों का ताल्लुक है तो 60% तो कब्रिस्तान है, वहां पर गरीब भी दफन होते हैं, मालदार भी दफन होते हैं। उसमें से 25% मस्जिदें हैं, तो मस्जिदों में गरीब भी नमाज पढ़ते हैं, मालदार भी नमाज पढ़ते हैं। इसमें जो आमदनी के साधन का मामला है तो कहीं पर अस्पताल भी बने हुए हैं, कहीं स्कूल बने हुए हैं, कहीं मदरसे बने हुए हैं, और मदरसों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। ये तो गलत तरह से प्रचारित किया जाता है कि ये जो वक्फ है ये केवल उनके लिए बनाया गया था, उन्हें क्या फायदा? मोहम्मद उस्मान साहब, सरकार ने उनके लिए क्या किया? कहीं ऐसा तो नहीं है, अपने फायदे जनाए, कहीं ऐसा तो नहीं है, और वो इस पे इमदाद करने की बात करे, वो तो कोई सहायता देती कि आप इतना इतना करें, गरीबों के लिए करें, महिलाओं के लिए करें, सरकार इतना सहायता देगी, तब उसका बड़ा दिल माना जाता। मोहम्मद उस्मान साहब, झा साहब एक मिनट रुकिए ना, बर्दाश्त करिए। झा साहब आप क्या करते हो, आप बीच में घुस जाते हैं। मोहम्मद उस्मान साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष की तरफ से आपको डराया जा रहा है, आप अभी से डरे हुए कि मुसलमानों की जगह छीन लिया, कब्रिस्तान छीन लेंगे आपके? क्या मैंने डरने की बात नहीं की। देखिए, मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूँ। मेरा कहना है जो मुद्दे कोर्ट की बहस में उठाए गए हैं उन पर सरकार अपना स्टैंड साफ करे। अब देखिए, आप जो कह रहे हैं संसद में साफ नहीं किया, जेपीसी में साफ नहीं किया, अब साफ कर दे। जितना जल्दी वो अपना रुख साफ कर देगी इतना ही लोगों का भ्रम दूर हो जाएगा। देखिए, सरकार कह रही कि हम मुसलमान के गरीब मुसलमानों के भले के लिए लेकर आ रहे हैं। ये कहना कुछ और है, इसे सबूत में दिखाया ना उन्होंने कौन कौन सा भला किया है। उस्मान साहब, अब 60% अगर कब्रिस्तान है तो आपको ऐसा लग रहा है कि सरकार कब्रिस्तानों पर कब्जा कर लेगी, या जो मस्जिदें हैं उन मस्जिदों पर कब्जा कर लेगी, या मदरसों को बंद कर देगी? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जो रजिस्टर्ड यही तो डराया और भ्रम पैदा किया जा रहा है। जो पुरानी जायदादें हैं, जो कई सौ साल पुरानी है, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और वो मौके पर बाई यूज वक्त के लिए काम आ रही है, तो यकीनन उन जायदादों पर कब्जे की नियत है। सरकार की छुपी मंशा उन्हीं पर कब्जा करने की है। सरोज यादव नहीं दिया, सरोज यादव जी, क्या विपक्ष की तरफ से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी, तमाम पार्टियों की तरफ से क्या ये हवा आप बना रहे हैं? क्योंकि बीजेपी सरकार इसको लेकर आ रही है, इसमें संशोधन कर रही है, कांग्रेस ने भी संशोधन किया, क्या इसीलिए आप हवाबाजी बना रहे हैं कि जो अल्पसंख्यक है उसको डराया जाए, इसका वोट पाया जाए? सरोज यादव जी, क्या ये विपक्ष काम कर रहा है, डराने का काम? नहीं, उसूली तौर पर है। सरोज यादव जी से सवाल है मेरा, एक मिनट। उस्मान जी, मैंने आपकी ड्रामे का काम नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार, स्वयं चुनाव आ रहा है, जो कि अब चुनाव आ रहा है 2027 का, तो जितना ड्रामा होगा वो ही करेगी। और अभी वक्त बिल पर उसको पूरी तरह से क्लियर नहीं करेगी, क्योंकि उसको तो चुनाव को देख रहा है। उनको केवल एक एजेंडा चाहिए, उन्होंने केवल एक एजेंडा बनाया है, और केवल परेशान करने का, हिंदू मुस्लिमों को मुसलमानों से लड़ाने का, हिंदू बनाम मुस्लिम करने का। नहीं, इसमें तो हिंदू कोई मुसलमान है नहीं। रोजगार की बात करेंगे, वक्फ बोर्ड बनाम सरकार है, ना मुसलमान बनाम सरकार है। वो तो कह रहे हैं मुसलमानों के लिए ही लेकर आए। जो गरीब मुसलमान है वो 90% से ज्यादा है। सरकार कह रही हम उनके साथ खड़े, 1-2% भी नहीं होंगे जिन्होंने ये उनके खिलाफ है। हित करते हैं तो उनके मंत्रिमंडल में कितने मुसलमान हैं? आप बताइए, अगर वो उतना ही मुसलमानों का हित सोचते हैं तो उनके मंत्रिमंडल में कितने मुसलमान हैं? वो चाहते ही नहीं है कि मुसलमानों के लिए शुरू की है। आप सरोज जी
जी सरोज यादव जी, कौन आपकी से बात है। स्कूल में मुसलमानों को रोका गया? आप लोग डरा रहे हैं, आपको ये- पता है कि आपको उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट मिलेगा अल्पसंख्यक का, इसीलिए आप डरा डरा के एकजुट कर रहे हैं। क्या देखिए ये बीजेपी क्या कर रही है नहीं, आपके लिए, देखिए, आप चाहते समाजवादी नहीं है पार्टी बीजेपी की कभी- तरफ कोई वोट जाए, मुझे लगता है मोहम्मद समाजवादी उस्मान पार्टी साहब कभी वोट इस दें, तरह आप का- नहीं चाहते, इसी डराते रहेंगे मोहम्मद उस्मान साहब को आप। देखिए नहीं, कोई नहीं। डराने का काम नहीं है इसमें, और ना ही इतना आसान कोई डरता है। मैं तो इस अगर पूरे को अगर कंक्लूज करना चाहूं तो केवल इतना कंक्लूज करना चाहूंगा कि हमारे देश की समस्या वक्फ संदीप से यादव। छोटे लोगों को फायदा मिलना ना मिलना ये छोटी, बहुत छोटी समस्या है। बड़ी समस्या हमारे देश में शांति रहना, भाईचारा रहना, विकास रहना, रोजगार मिलना। तो इसके अच्छी लिए स्वास्थ्य तो सुविधा मिलना, मोहम्मद उस्मान साहब कारोबार जब अच्छे बनना, तक तरक्की होना, मामला ये तमाम चीजें जब हैं। तक मामला भ्रष्टाचार खत्म होना, सुप्रीम कोर्ट ये में तमाम है, चीजें हैं। लेकिन उनके जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आप लोग सड़कों पर मत उतरिए। जाते हैं कि असली समस्याओं से ध्यान जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है, आप लोग सड़कों पर मत उतरिए। बीएन झा साहब, मेरा सवाल ये आपसे, क्या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि क्योंकि रेलवे बोर्ड, सेना, उसके बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, सरकार की नजर उस जमीन के ऊपर है, और ये डरा रहे हैं विपक्षी पार्टियां कि आप उनकी जमीनों को छीन लेंगे, जो कब्रिस्तान है छीन लेंगे, मस्जिद को छीन लेंगे, आप मदरसों को छीन लेंगे, जो पुरानी जमीनें हैं उनकी, जिन्होंने वक्फ किया उनको आप छीन लेंगे, और उसका इस्तेमाल आप फिर दूसरी तरह से करेंगे। क्या करेंगे पता नहीं, पट्टे करेंगे, क्या करेंगे, ये एक हवा बनाई जा रही है आपके खिलाफ। देखिए, ये भ्रम फैलाना, ये संविधान का किताब लेके राहुल गांधी घूमते थे लोकसभा इलेक्शन में, सबको पता चल गया। ये भ्रम फैलाने की बात करते हैं और करते रहेंगे, इसमें कोई दो राय। अभी इन्होंने बोला क्या मुसलमानों के लिए स्कूल खोला, मौलवी साहब ने बोला, बड़ा सुन के मुझे दुख हुआ। क्या किसी भी स्कूल में मुसलमान के बच्चे का एडमिशन के लिए रोक है क्या कि मुसलमान के लिए अलग से स्कूल खोले? क्या कोई स्कूल ऐसा है जिसमें लिखा हुआ किसी हिंदू पढ़ेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब इस तरह का भ्रम इन लोगों को फैलाया जाता है, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे, ममता बनर्जी जैसे लोग, और देश के वो लोग जो बैठे हुए एक टीम, एक ट्रेंड बनाते हैं, संदीप जी, आपके पास ही आऊंगा इसके बाद। भ्रम फैलाते हैं। इसके बाद आपके वो पास आ रहा हूं। भ्रम फैलाने वाले लोग जब तक रहेंगे तो इसी तरह हमारे अल्पसंख्यक भाई भटकते रहेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय करेंगे जनता आप? पार्टी की सरकार चाहते हैं कि देश में समानता है, देश में कभी ये ना कहे कि मुसलमान के लिए बीएन झा तुमने साहब क्या स्कूल करेंगे खोला। जमीन का, आप क्या करेंगे नहीं, जमीन का, सरकार क्या देखिए, करेगी? वो जमीन, सरकार जमीन पे बहुत सारे काम करेगी। क्या करेगी? आपके पास अब जमीन एक चीज कम है क्या? बताइए, एक चीज बताइए, उस जमीन का मिसयूज हो रहा है, ओबीसी के पास वो जमीन है, वो बड़े बड़े जो माफिया उनका उसके कहना पास हमारी जमीन हमने मेरी- दे दी ट्रस्ट को। भाई हमारी जमीन हमने ट्रस्ट को दे दी, क्या करोगे आप? किसकी क्यों जमीन नजर है? खराब कहाँ कर से रहे हैं, जमीन इनका लाए? कहना है। जमीन लाए कहाँ से? ओबीसी के पास कैसे जमीन पहुंच गया? जमीन आया कहाँ से? आज पार्लियामेंट क्या, कौन दे दिया, कौन देने वाला था? लेकिन लेन में साइन होता है, कौन दिया? पता बता। ये कह देना, ये कह देना कि आज ये जमीन बाप का हो गया तो हो जाएगा। एक चीज बताइए, कैसे संभव है? गरीबों का इसमें कोई हित नहीं हो रहा है, माफियाओं संदीप जी, आपके का, पास और जो इसके समर्थन हाँ, कर रहे मैं हैं आपकी पार्टी, बात कर उनका भला हो रहा है और किसी का भला नहीं हो रहा है। और फिर मैं कहूंगा मोदी आप- साहब से अच्छा, कि ये बीएन झा भ्रम ना साहब, फैलाए। बीएन झा साहब, मुसलमान बच्चों की आपको इतनी परवाह है, तो नहीं, मुसलमान बच्चों के पढ़ाई के लिए अलग से आपने क्या कर दिया? मुसलमान बच्चों के स्कॉलर के लिए आपने क्या किया? मुसलमानों की स्थिति सुधरे इसके लिए आपने 10 साल से क्या किया? मुसलमान जो बच्चे बेरोजगार हैं उसके लिए अलग से आपने क्या किया? नहीं किया। जनधन में हमने मुसलमान को रोका क्या? हम जो अनाज दे रहे हैं जो उसमें मदरसों में मुसलमान बच्चे को रोका? गरीब पढ़ते, क्या हमने अनाज तो सबको दे रहे हैं आप, उसमें अलग से क्या मुसलमान को किया? रोका? चलिए बच्चों के लिए संदीप त्रिपाठी जी के पास आऊंगा। संदीप त्रिपाठी जी, कभी अब रुकिए। संदीप त्रिपाठी जी, आप संदीप त्रिपाठी जी बोलेंगे, सब सुनेंगे। संदीप त्रिपाठी जी, संदीप त्रिपाठी जी, 30 सेकंड आपके पास, 30 सेकंड आपके पास, 30 सेकंड, उसके बाद चर्चा खत्म करेंगे। संदीप त्रिपाठी जल्दी से, मुसलमान लोग नहीं चलेंगे। नाम चेंज हो गए। एक मिनट, नाम लिखा हुआ है कांग्रेस। संदीप त्रिपाठी जी कुछ कहें। संदीप त्रिपाठी जल्दी से, संदीप त्रिपाठी जी, आवाज सर बंद कराइए। संदीप त्रिपाठी जी। चेहरे पे लिखा हुआ है। आसिफ भाई, अभी आपने एक सवाल पूछा, क्या भारतीय जनता पार्टी जो है मुस्लिमों की वक्त की संपत्तियां ले लेगी या जो है मदरसे बंद कर देगी या छीन लेगी? बिल्कुल सर। धारावी सर जानते हैं सर,
वो इतनी मतलब अच्छी जगह है, लोकेशन उसकी प्राइम लोकेशन ऐसी है, उस लोकेशन की जमीन को उसमें 90% मुस्लिम भाई रहते हैं। मैं गया हूँ वहां से। वर्षा गायकवाड़ जी की बहन अभी मौजूदा समय में एमएलए है, उसके पहले हमारी जो प्रेसिडेंट हुआ है वो विधायक हुआ करते, जब सांसद हो, पूरी जमीन सर अडानी को दे दिया। अच्छा, तो ये अच्छा, किसानों को भी यही बात क्या क्या डराते हैं अडानी को दे देंगे, निपटा दिया। और आपको लग रहा है कि सारा कुछ अडानी के लिए हो रहा है? सर रुकिए सर, रोबोट सेना की वगैरह जमीन निपटा दिया। रोबोट वगैरह अब अभी सर असम में जमीन- 800 चलिए, अब वक्त की कमी है, मैं माफी की संदीप जी आपको रोकना चाह रहा हूं। आगे की डिबेट में आप जब जुड़ेंगे तो आपको मैं 30 सेकंड से अलग से वक्त दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज दूसरा दिन था। वक्फ बोर्ड के कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, 7 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। किसी तरह का कोई भी फैसला सरकार नहीं ले सकती है। 7 दिन के बाद, 7 दिन के अंदर सरकार को जो है वो जवाब देना पड़ेगा। अब 5 तारीख को अगली सुनवाई होगी। सबकी नज़र 5 तारीख के ऊपर है, क्या होता है। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। सभी मेहमानों का और दर्शकों का जो हमारे खास कार्यक्रम में जुड़े, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।